हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग क्लास फेयर। जैसे आपको पता है कि जो एसएससी जीडी की श्रृंखला जो पीवाईक्यू के रूप में कंटिन्यू हम लोग चला रहे हैं, आज उसी की क्या अगली श्रृंखला है और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 का जो पेप एग्ज़ाम हुआ था 13 जनवरी 2023 को। शिफ्ट कौन सा है? थर्ड आपका क्या है? शिफ्ट है। इसके जो आपके 20 क्वेश्चन हैं जीके और जीएस के, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला देखिए, चौधरी अजीत सिंह, ठीक है, चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ, निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? तो देखिए इसमें जो सही आंसर आपका है वो है क्या? राष्ट्रीय लोक दल। ठीक है, राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, अब ऊपर देखिए उन पार्टियों को भी देख लेते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए जो बहुजन समाज पार्टी है, इसकी स्थापना कब हो गई? 1984 में। किसके द्वारा? तो जो आपके मान्यवर काशीराम है, इनके द्वारा, मान्यवर काशीराम द्वारा। ठीक है, अब जो समाजवादी पार्टी है, इसकी स्थापना 1992 में होती है। कब होगी? 1992 में। किसके द्वारा? तो मुलायम सिंह द्वारा, मुलायम सिंह यादव द्वारा, इनके द्वारा होगा। और राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना चौधरी अजीत सिंह के द्वारा होता है। और कब होगा? तो 1996 में। ठीक है, कब होगा? 1996 में। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देखा जाएगा तो इसकी स्थापना जो होगी ये होगी 1925 में। यानी भारत में सर्वाधिक पुरानी अगर कम्युनिस्ट पार्टी है तो वो यही है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? देखो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सोचना है। लिखा हुआ है कि शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता, आधुनिक सभ्यता, ठीक है, क्या आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन, कोयला, विद्युत या तेल। ठीक है, वर्तमान समय में हम किस प्रकार की एनर्जी का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं? आधुनिक काल में विद्युत का ही तो कर रहे हैं, विद्युत का कर रहे हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या कोयला हमारा जीवाश्म ईंधन है, कहीं यहाँ एसी के अंदर आ जाता है। उसके अलावा प्राकृतिक गैस इसी के अंदर आ जाएगा, जीवाश्म ईंधन के अधीन आ जाएगा। इसके अलावा पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम इसी के अधीन आ जाता है। ठीक है, तो ये जीवाश्म ईंधन में काउंट होते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम यानी कुल मिला के तेल ही पेट्रोलियम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसे तिरुमला तिरुपति देव स्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई और शोभना नारायण या सोनल मानसिंह? तो इसमें जो सही आंसर आपका है वो है कौन सा? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम और ये क्या करती हैं? ये कुचिपुड़ी, यानी कि इनका संबंध दो शास्त्रीय नृत्यों से, कुचिपुड़ी से इनका संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में, कब भाई? 2016 में इनको क्या मिला था? पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में जो तिरुमाला तिरुपति जो मंदिर है, वहीं पर इनको मतलब एक उपाधि दी गई है अस्थाना नर्तकी का। किसका? अस्थाना नर्तकी का ये उपाधि दी गई है यामिनी कृष्णमूर्ति जी को। अब देखिए, अब जो इसमें जो एक नाम आपको दिखेगा ये मल्लिका साराभाई। तो मल्लिका साराभाई का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। ठीक है, कुचिपुड़ी दोनों से है। इसके अलावा शोभना नारायण, देखिए शोभना नारायण, इनका संबंध किससे रहा है?
इनका रहा है कथक से। किससे रहा भाई? कथक से। ये कहाँ? जयपुर घराने से है। सोनल मानसिंह की बात करेंगे तो इनका संबंध एक तो रहा है ओडिसी से। किससे रहा है? ओडिसी से। और दूसरा रहा है भरतनाट्यम से। किससे रहा है? भरतनाट्यम से। बाकी ये पढ़ा है कि सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पाने वाली क्या है? नृत्यांगना है। ठीक है, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पाने वाली नृत्यांगना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि दूर संचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर्स नेटवर्क और डैश डैश शामिल होते हैं। वायरलेस नेटवर्क, एयर कंडीशन, नलकूप, इंडक्शन कुकर। ठीक है, तो देखिए जो दूर संचार उद्योग में जैसे उपग्रह हो गया या क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और डैश शामिल होते हैं। भाई संचार जो आप देखेंगे दूर संचार उद्योग में जो उपग्रह होते हैं इसमें क्या क्या शामिल होगा? तो इसमें वायरलेस नेटवर्क शामिल होंगे। अब देखिएगा पता चला कि आपका उपग्रह कहाँ पर आयनमंडल में लगा हुआ है तो वहाँ तार थोड़ी लेकर जाएंगे, तो वहाँ पे कैसे काम करेगा? वायरलेस नेटवर्क से ही क्या होगा? काम करेगा। अब देखिए जो दूर संचार उद्योग की बात करते हैं तो किससे नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, दूर संचार उद्योग यानी कि जो टेलीकॉम कंपनियां होती हैं। ठीक है, तो दूर संचार जो उद्योग पर कैसे कि विनिमय व नियंत्रण कौन रखता है? तो इसके लिए एक संस्था है, उस संस्था का नाम है ट्राई। ठीक है, क्या नाम भी? ट्राई। ट्राई का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये होता है। और इसकी स्थापना कब होगी? 1997 में। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है मुख्यालय? नई दिल्ली में है। तो जो टेलीकॉम कंपनियां होती हैं जैसे जो भी आपके एयरटेल, वोडाफोन जो भी हो गए, जियो, ये जो दूरसंचार कंपनियां हैं इन पे रेगुलेट कौन करता है? इसके लिए नियम कौन बनाता है? तो वह है ट्राई। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आप देखेंगे तो विश्व में दूर संचार उद्योग में या दूर संचार नेटवर्क में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। या मैं यहीं पे लिख दूं कि दूर संचार नेटवर्क में भारत का स्थान विश्व में सेकंड है। विश्व में क्या है? द्वितीय, यानी कि सेकंड रैंक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूचियों से संबंधित है? 11वीं, 9वीं, 7वीं या 5वीं? तो इसका संबंध कौन सा है? 7वीं। ठीक है, 7वीं अनुसूची जो है इसमें संघ सूची की बात की गई है। ठीक है, ये संघ सूची की बात की गई, राज्य सूची की और संवर्ती सूची की। और मैं बात करूं संघ सूची में कितने वर्तमान में विषय कितने हैं? 100। ठीक है, इसमें विषय कितने हैं? यानी 100 चीज़ों का इसमें उल्लेख है। अगर इसमें देखेंगे राज्य वाले में इसमें कितने हैं? 62। कितने हैं? 62। और संवर्ती वाले में आप देखेंगे तो इसमें कितने मिलेंगे आपको? 52। ठीक है ना, कितने मिलेंगे देखने के लिए? 52 मिल जाएंगे। ठीक है ना, आपको ध्यान रखेंगे। तो राज्य सूची पढ़ा है हमने, जैसे राज्य कानून बनाएगा संघ वाले पे केंद्र बनाएगा और संवर्ती वाले पे दोनों बनाएंगे। ठीक है, इतने इतने विषय हैं। ठीक है, अब देखिए जो नवीं अनुसूची है, नवीं अनुसूची में जो भी विषय हैं इनको न्याय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नवीं अनुसूची की बात करते हैं तो नवीं अनुसूची में ये हमें समझना होगा कि इसके विषय को कहाँ पर? तो न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। बाकी 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 5वीं अनुसूची में आपने देखा होगा कि SC ST क्षेत्र में
प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है कि वहाँ पे प्रशासन कैसे होगा, नियंत्रण कैसे होगा, इसमें ये बात की गई है। बाकी 11वीं जानते ही हैं कि 11वीं अनुसूची जो है ये 73वां जो अमेंडमेंट हुआ था कब, 1992 में। तो इसमें क्या जोड़ा गया था, तो पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, यानी पंचायतों को इसी में संवैधानिक दर्जा भी दिया गया था। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहकारी बैंक राज्य डैश अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं, अल्पसंख्यक कंपनियों, उद्योग या सहकारी समितियां। ठीक है, तो देखिए सहकारी समितियां, ध्यान रखेंगे कि भारत में जो आपके सहकारी बैंक होते हैं वो जो सहकारी समितियां हैं उनके अधिनियम के माध्यम से क्या होते हैं, चलते हैं। अब जो सहकारी जो बैंक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रामीण, दूसरा होता है शहरी। दूसरा कौन सा होता है, शहरी होता है। बाकी सहकारी समितियां को जोड़ा गया था, जो 97 नंबर का क्या था अमेंडमेंट था उस समय 2011 में। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से 3 नाम अक्सर समूह में एक साथ प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से विषम व्यक्ति का चयन करें। लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। देखो इसमें अलग तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, क्योंकि आप देखेंगे जो लाल बाल पाल की बात करते हैं तो ये गरम पंथी नेता थे, यानी कांग्रेस में जो 2 गुट थे, एक गरम दल एक नरम दल, तो ये कहते हैं गरम दल के क्या थे, नेता थे। अब देखिए यहाँ पे जो दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी को हम लोग कहते हैं क्या, वयोवृद्ध नेता कहते हैं, या ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्हें क्या कहते हैं, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वयोवृद्ध नेता। ठीक है, क्या बोलेंगे, भारत के वयोवृद्ध नेता। ठीक है, कहते हैं। बाकी दादा भाई नौरोजी का ये कहते हैं पुस्तक है, इनकी एक क्या है, पुस्तक है। पुस्तक का नाम है अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश, या फिर पूरा नाम इसे देखिए, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये इनकी क्या पुस्तक है। और इसी पुस्तक में इन्होंने क्या दिया है, धन निष्कासन या धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया है। इसी में क्या दिया, धन निष्कासन या बहिर्गमन का सिद्धांत दिया है कि जो ब्रिटिश लोग हैं, जो अंग्रेज है, वो भारत से कैसे धन को निकालकर अपने देश लेकर जा रहे हैं, तो वो इस पुस्तक में लिखी हुई है। दादा भाई नौरोजी एक पारसी समुदाय के थे, ये क्या थे, ये पारसी समुदाय के थे, पारसी समुदाय के थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी लाला लाजपत राय को आपने पढ़ाई हो, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पंजाब केसरी। और आपने पढ़ा होगा इनके बारे में कि पंजाब नेशनल जो बैंक है इन्होंने क्या की, स्थापना किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को आप जानते हो कि 1916 में इन्होंने क्या किया था, होम रूल आंदोलन चलाया था। लेकिन निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। तो ये किसने किया है, तो ये क्या है, नेपाल ने। किसने किया है, नेपाल ने किया है। तो जो आपका दक्षिण एशियाई खेल होते हैं तो इसकी जो स्थापना की हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है कब, 1983 में। लेकिन दक्षिण एशियाई खेल यानी कि फर्स्ट टाइम, यानी कि ऐसे लिख लें, यानी कि फर्स्ट टाइम कब हुआ, 1984 में हुआ। लेकिन कहाँ, तो ये हुआ काठमांडू में हुआ, यानी नेपाल में हुआ। ठीक है, और अभी मैं अगर बात करूं तो अभी भैया 2024 में ये कहाँ पे होना है, तो 2024 में ये कहाँ होगा, तो ये होगा लाहौर में। ये गेम्स कहाँ होगा,
लाहौर में यानी कि पाकिस्तान में होने वाला है। ठीक है, पाकिस्तान में ये होने वाला है। तो इसमें केवल दक्षिण एशिया के देश ही क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। केवल दक्षिण एशिया के देश ही इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अब दक्षिण एशिया, ध्यान रखें, दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है, देशों का एक संगठन है, संगठन। उस संगठन का नाम क्या है, इस संगठन का नाम है सार्क। क्या नाम है, शार्क। ठीक है, नाम क्या है, सार्क, यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी जो कह सकते हैं कि जो मुख्यालय है यानी कि हेड क्वार्टर है वो है काठमांडू में है, काठमांडू में है, यानी कि नेपाल में है। कहाँ पे, नेपाल में है। और जो सार्क है, शार्क, इसमें कुल 8 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं, 8 देश शामिल हैं। उनमें से एक है कौन सा, अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश है। उसके अलावा इसमें श्रीलंका है। इसके अलावा इसमें मालदीव है। कौन सा है, मालदीव है। ठीक है, कितने हो गए, 2 4 6 8, 8 हो गए। 8 देश इसमें क्या है, आपके शामिल हो जाते हैं। किसमें, तो सार्क में। तो सार्क क्या है, दक्षिण एशियाई देशों का क्या है, एक संगठन है। ठीक है, क्या है, एक संगठन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ में आ गया। चलो अब देखो, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा कि ये जो ये सार्क है, ठीक है ना, फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने बताया साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नेपाल में हुआ था 2019 में। 24 में कहाँ पर होगा, ये लाहौर में होगा भाई। कहाँ पर होगा, लाहौर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अश्वमेघ जिन्होंने, अश्वमेघ नहीं, अश्वघोष होगा यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पे अश्वघोष, यहाँ पर आपका क्या होगा, अश्वघोष। तो अश्वघोष, ठीक है, ऐसे अश्वघोष। तो इसको देखिए, ये लिखा हुआ क्या कि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित रचना की डैश के दरबार में रहते थे, वशिका, वासुदेव, सदाशकाना, कनिष्क। तो इसमें सही आंसर क्या है, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जो हैं ये क्या है, कुषाण वंश के क्या हैं, शासक हैं, कुषाण वंश के शासक हैं। अब जो कनिष्क हैं, राजा कनिष्क, इनके समय में बहुत दरबारी कवि थे। जैसे मैं बात कर लूँ, देखो यह अश्वघोष, अश्वघोष इन्हीं के समय थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे। इसके अलावा चरक इन्हीं के दरबार में रहते हैं, चरक संहिता लिखी है। उसके अलावा इनके और देखें नागार्जुन, नागार्जुन जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। ठीक है, माध्यमिक का सूत्र सिद्धांत दिया इन्होंने। ठीक है, उसके अलावा पार्श्व इन्हीं के दरबार रहते थे। उसके अलावा वसुमित्र, कौन है, तो वसुमित्र। तो ये सभी लोग किसके दरबार में रहते थे, तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में किससे लघु उद्योग डैश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। 4 ऑप्शन है, भागीदारों की अधिकतम संख्या, निवेशकों की अधिकतम संख्या, किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति, कर्मचारियों की अधिकतम संख्या। देखो लघु उद्योग जो होता है वो होता है कि किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। ठीक है, अब देखो जो लघु उद्योग होता है, मध्यम उद्योग होता है और बड़े उद्योग होते हैं, इनमें क्या अंतर क्या है। देखिए, अगर आप कहेंगे कि लघु उद्योग, ठीक है, लघु उद्योग में क्या होता है कि लघु उद्योग में आप देखेंगे जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है इसमें अधिकतम, ठीक है, कितना भैया, अधिकतम कितना, अधिकतम क्या होगा इसमें, इसमें 1 करोड़ का क्या कर सकेंगे, निवेश कर सकते हैं। ठीक है, निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
1 करोड़। जैसे लघु उद्योगों में जैसे अगरबत्ती बनाना आ गया, या फिर कह सकते हैं कि उसमें पेपर बैग बनाना आ गया, ठीक है, या मोमबत्ती बनाना हो गया, ऐसी चीज़ें लघु उद्योग में काउंट होती हैं, ठीक है। चलिए अब अधिकतम 1 करोड़ हो गया। अगर आपका आ जाए मध्यम उद्योग की बात करें, ठीक है, मीडियम इंडस्ट्री की बात करें, तो इसमें जो होगा वो 5 से 10 करोड़ का इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो बड़ा उद्योग स्थापित करेंगे तो फिर इसमें 10 करोड़ से ज़्यादा भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये कैटेगरी होती है कि किसमें कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला है कि चांगलो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये जनजाति कहाँ मिलेगी? चांगलो, ये मिलेगी नागालैंड में। कहाँ मिलेगी? नागालैंड में। तो चांगलो ये क्या है? एक उत्सव है, ठीक है ना, ये उत्सव है और ये 3 दिवसीय है, 3 दिवसीय, ठीक है, 3 दिवसीय है जो नागालैंड में मनाया जाता है। अब देखो नागालैंड में कई सारे त्यौहार हैं, जैसे मैं बात करूँ श्री केन्नई पर्व यही तो मनाया जाता है, श्री केन्नई पर्व यही का है। इसके अलावा हॉर्न विल फेस्टिवल यही का है, हॉर्न विल फेस्टिवल यही का है, नागालैंड का है, ठीक है। उसके अलावा गोवा में देखिए, गोवा में बहुत सारे क्या हैं यहाँ पे नृत्य हैं, जैसे एक नृत्य मिलेगा फुगड़ी, ठीक है, फुगड़ी नृत्य मिलेगा ये। फिर है कुनबी, ठीक है, कुनबी, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कुनबी, ठीक है। एक है घोड़े, घोड़े मैदानी। तो ये कुछ क्या है यहाँ के गोवा के हैं। बाकी छत्तीसगढ़ का एक पांडवानी आपने सुना होगा, पांडवानी नृत्य जो तीजन बाई बहुत ही फेमस है इस नृत्य के लिए, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे हो गया। चलिए अगला कोई क्वेश्चन, अगला होगा एल्कीन के सामान्य सूत्र की पहचान कीजिए। CnH2n, CnH4n, CnH3n या CnH6n। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा, सामान्य सूत्र जो होगा वो क्या होगा? CN2n, ठीक है ना, ये आपका क्या होगा? इसका सामान्य सूत्र होता है। अब देखो ऐसे ही आपको और सारे मिल जाएंगे, जैसे पढ़ा होगा आपने एल्केन्स पढ़ा है। तो एल्केन्स का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CN, ठीक है, H2n+2, ठीक है, ये होता है। एक होगा एल्किन्स, आपने पढ़ा होगा एल्किन्स या एल्काइंस या एल्काइंस। इसका सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है, -2, ठीक है। तो एल्कीन क्या है? ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? ये एक असंतृप्त क्या? हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन के द्विबंध होते हैं, डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या है? द्विबंध, ठीक है, दो बंध होते हैं। तो इनको सबको ध्यान रखना। बाकी एल्केन्स का हम जानते हैं कि एल्केन्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? एल्केन्स का यूज हमने क्या करेंगे? एल्कोहल बना लिया इससे। इसके अलावा इससे हमने प्लास्टिक बना लिया, है नहीं, प्लास्टिक बना लिया। इसको हम लोग डिटर्जेंट, है नहीं, डिटर्जेंट या ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, या डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट आदि के रूप में उपयोग कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है डैश को शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए। मतलब स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए। यानी ये कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था? 17 जनवरी 2017, 15 जनवरी 2015 या 15 जनवरी 2016 या 14 जनवरी 2014, ठीक है।
तो यहाँ पे 16 जनवरी होना चाहिए था, ठीक है, 16 जनवरी होना चाहिए था, तो यहाँ पे 15 जनवरी नहीं, ये होगा 16 जनवरी, ठीक है, इसको बना लेते हैं 16 जनवरी, ठीक है। तो 16 जनवरी को क्या हुआ था, शुरू किया गया था, कौन सा, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। अब ऐसे और भी कार्यक्रम हैं, उनको देख लेते हैं। देखो एक आपको मिलेगा जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया, जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया, तो ये बताएंगे 15 अगस्त 2019 को, 15 अगस्त 2019 को। 2024 तक सभी को जल क्या कराना है, उपलब्ध कराना है। तो ये जल जीवन मिशन हो गया। फिर देखिए एक है आपका स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन। तो स्किल इंडिया मिशन की जो शुरुआत होगी वो होगी कब, तो होगी 15 जुलाई 2015, ठीक है, 15 जुलाई 2015। एक आपको मिलेगा पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, जीवन ज्योति बीमा योजना। ये शुरू हुआ कब, तो ये शुरू हुआ था आपका 9 मई 2015 को, ठीक है। जबकि अटल पेंशन योजना भी इसी समय शुरू हुई थी, अटल पेंशन योजना ये भी शुरू हुई थी 9 मई 2015 को। एक आपने पढ़ागा उज्ज्वला योजना, जिसमें फ्री गैस कनेक्शन दिया जा रहा था, 1 मई 2016। कब शुरू हुआ, 1 मई 2016। तो इनको भी साथ में ऐसे याद कर लेना। चलिए आगे देखिए, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, 1955, 1985, 1976, 1947। ये जोड़ा गया था कब, 1976 में। तो 1976 में क्या हुआ था, एक अमेंडमेंट आया था, कौन सा वाला, 42वां, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1942 वाला, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, स्वर्ण सिंह, ठीक है, स्वर्ण सिंह सिफारिश, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर कितने दल, किसने, सॉरी 10 क्या है आपके मौलिक कर्तव्य, 10 क्या है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो ये लिया है USSR यानी कि रूस के संविधान से। ये कहाँ से लिया, रूस के संविधान से लिया है। बाकी आगे चल के देखेंगे तो एक 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है आपका 2002 में। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है, जोड़ा गया था, ठीक है। टोटल 11 हैं, मूल संविधान में तो एक भी नहीं थे, लेकिन अब 11 हो गए हैं। फास्ट फूड में प्रायः वसा और डैश से भरपूर होते हैं, आयरन, कैल्शियम, पोषक तत्व, अपूरित कैलोरी। ये कह रहा है फास्ट फूड में वसा होता है, ठीक है, उसके अलावा अपूरित कैलोरी होती है। अपूरित कैलोरी का मतलब है, अपूरित कैलोरी का मतलब होता है कि पोषक तत्व तो नहीं होगा, पोषक तत्व नहीं होता है, परंतु उच्च कैलोरी होती है, उच्च कैलोरी होती है। यानी जो भी आप फास्ट फूड खाते हैं उसमें पोषक तत्व तो नहीं होगा, लेकिन उच्च कैलोरी जरूर होगा, ठीक है। अब देखिए पोषक तत्वों को कितने 6 वर्गों में बांटा है, 6 वर्गों में हमने बांट रखा है। देखो एक तो कौन सा है, देखना, एक को अगर देखा जाए तो एक आपका है कौन सा, कार्बोहाइड्रेट,
फिर आपका लिपिड, लिपिड मतलब वही वसा होती है, लिपिड, लिपिड यानी कि वसा, ठीक है। प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन। फिर क्या है, विटामिन, ठीक है, विटामिन। फिर क्या है, खनिज। फिर क्या है, खनिज। और फिर क्या है, पानी। क्या है, पानी। 6 हो गए, तो 2 4 6 6। तो पोषक तत्व तो 6, यानी कि पोषक तत्व हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो इन चीज़ों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अपूरित कैलोरी का मतलब ये होता है कि पोषक तत्व नहीं होगा लेकिन कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होगी। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है, पश्चिमी एशिया, उत्तर एशिया, दक्षिण एशिया या पूर्वी एशिया। तो दक्षिण एशिया का देश है, ठीक है। भारत क्या है, दक्षिण एशिया का क्या है, देश है, जिसमें कुल मिला के 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या और क्षेत्रफल में कौन है, भारत है। निम्नलिखित में से किस त्यौहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और जुलाई के महीने में मनाया जाता है। बुनालू, लोसर, तिरुपरेश्वरी, खारची पूजा। तो ये क्या है, खारची पूजा है, ठीक है। कौन सा है, खारची पूजा है। और ये कहाँ का है, त्रिपुरा का है। त्रिपुरा में ये 14 देवताओं का होता है। बुनालू जो है ये तेलंगाना का है। कहाँ का है, तेलंगाना का है। लोसर जो है ये तिब्बती नववर्ष है। कैसा है, तिब्बती नववर्ष है, तिब्बती नववर्ष है, न्यू ईयर है। कहाँ मनाया जाता है, तो ये खासकर लद्दाख वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। त्रिपुरेश्वरी, ये भी ध्यान रखो, त्रिपुरेश्वरी जो है ये एक मंदिर है। त्रिपुरेश्वरी मंदिर है कहाँ पर, त्रिपुरा में। और ये मंदिर जो है त्रिपुरा में है। और ये मंदिर जो है ये कछुए की आकृति के जैसा है, कछुए की आकृति जैसा ये आपको दिखता है, ठीक है। ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो क्या समझ आया इतना। चलो अब आ दो अगला क्वेश्चन। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम व्यापारिक हवाएं विचलित करती हैं, नहीं विचलित नहीं होती। अभिसरण मतलब होता है मिलना, अभिसरण मतलब होता है मिलना, ठीक है। दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम व्यापारिक हवाएं अभिसरण करती हैं। दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाएं अभिसरण करती हैं। हाँ तो ये सही है, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व की व्यापारिक हवाएं क्या करती हैं, अभिसरण करती हैं। जैसे ये देखो ग्लोब है ना, ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा तो क्या होगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण मतलब क्या, ये नीचे का दक्षिण है, ये क्या है, पूर्व है। तो इधर की जो पवनें हैं, ऐसे जो पवनें ये चलती हैं, ठीक है। और जो उत्तर पूर्व की पवनें आती हैं, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया। तो ऐसे जो पवनें आती हैं, तो जहाँ पर ये मिलती हैं ना, भूमध्य रेखा पे तो मिलती हैं, तो जहाँ पर ये हवाएं मिलती हैं उसे कहते हैं अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, यानी कि ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, यानी अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था, 2018, 2020, 2019, 2014। तो ये किया गया था 2018 में। तो अब इसका हालांकि नया नाम हो चुका है, स्कूल की जगह पे यूथ जुड़ गया है, यानी कि खेलो इंडिया, खेलो इंडिया क्या है आपका, यूथ गेम्स, ठीक है। इसका पहला संस्करण कब हुआ था, 2018 में। और कहाँ पे हुआ था पहला वाला, तो नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अब जो 2023 में हुआ है, 2023 में जो हुआ है, ये तो था किस नंबर का, 6वां संस्करण था। और ये कहाँ पे हुआ है, 2023 वाला हुआ 24 में है। तो ये कहाँ पे हुआ है, तमिलनाडु के 4 शहरों में। तमिलनाडु के कितने, 4 शहरों में हुआ है, जैसे चेन्नई, मदुरई, त्रिची, कोयम्बटूर, ये 4 शहरों में हुआ है, ठीक है। तो इधर लगना। और इस बार में क्या रहा है कि जो पदक तालिका में शीर्ष पे कौन रहा है, तो शीर्ष पे रहा है महाराष्ट्र, शीर्ष पे रहा है पदक तालिका में, ठीक है। तो 6वां कहाँ हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये 2023 का है, लेकिन हुआ 24 में था, यानी जनवरी 2024 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नवंबर 2022 तक भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन था, ठीक है। ये 2022 की बात है, तो अभी तो बदल गए हैं। तो उस समय ये जो थे
क्या है खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, वो उस समय थे पशुपति कुमार पारस, ठीक है, वो ये थे, ठीक है। लेकिन अभी जो मोदी कैबिनेट 3.3 जो वो है उसमें कोई और है, यानी कि 2024 में जो खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, तो है चिराग पासवान। प्रसंस्करण उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है, तो बताएंगे वो हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान जिनकी जनशक्ति पार्टी है, यानी कि रामविलास पासवान के पुत्र, ठीक है। तो ये है वर्तमान में, ठीक है। वैसे भी और मैं बात कर लूँ तो महिला एवं बाल विकास मंत्री इस समय कौन है, ये सब कैबिनेट की बात कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में, तो उनका नाम होगा अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। और इस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री यानी कि हेल्थ मिनिस्टर, वो है कौन, जेपी नड्डा, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है। उसके अलावा अब देखेंगे तो इसमें एक और नाम जुड़ सकता है मंत्रियों में। वैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। हाँ, पर्यावरण, ये ध्यान रखेंगे कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री कौन है, जलवायु मंत्री कौन है, तो है भूपेंद्र यादव। कौन है, भूपेंद्र यादव, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे नाम हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हमारे आज के क्या थे 20 क्वेश्चन थे SSC GD का। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।